Myself Rohit Tiwari. Today we will talk on topic angle strength. Before understanding what is angle strength, we should understand this is important for IIT and NEET aspirants as well, also important for BSc third year students. So let's see what is angle strength. Angle strength एक ऐसा टॉपिक है जो नीट और आईआईटी के बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट तो है ही, साथ में बीएससी थर्ड ईयर के भी बच्चों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए एंगल स्ट्रेंथ होता क्या है, जब कोई बॉन्ड एंगल अपने आइडियल बॉन्ड एंगल से डेविएट करता है। केमिकल कन्फर्मेशन में जब कोई बॉन्ड एंगल अपने आइडियल बॉन्ड एंगल से डेविएट करता है ताकि वो स्ट्रेंथ गेन कर सके, स्ट्रेंथ अचीव कर सके, तो उसे हम लोग एंगल स्ट्रेंथ कहते हैं। चलिए हम लोग लिख लेते हैं एंगल स्ट्रेंथ कब होता है, कब एंगल स्ट्रेंथ अकर, एंगल स्ट्रेंथ अकर व्हेन बॉन्ड एंगल deviate from their ideal bond angle to achieve stable strength, to achieve strength in chemical conformation, in chemical conformation. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एंगल स्ट्रेंथ। समझ में आ गया। जाहिर सी बात है कि अगर कोई भी इंसान अपने लाइफ में सेटल होना चाहता है तो उसे अपने कंफर्टेबल जोन से उठ करके मेहनत करनी पड़ती है, यानी स्ट्रेस लेना पड़ता है, तनाव झेलना पड़ता है, तो उसके ऊपर एक स्ट्रेन आता है। वैसे ही यहाँ पे हमारा एंगल स्ट्रेन है। जब ये स्टेबिलिटी को गेन करना चाहता है, यानी स्ट्रेंथ को गेन करना चाहता है, तो ये क्या करता है कि अपने कंफर्टेबल जोन यानी कि आइडियल बॉन्ड एंगल से इसको डेविएट करना पड़ता है। और जितना एंगल पे ये डेविएट करता है तो उस एंगल पे डेविएट करने की वजह से उसके ऊपर एक तनाव आता है जिसे हम लोग एंगल स्ट्रेन कहते हैं। फिर हम लोग समझते हैं कि हाउ इट इज रिलेटेड टू द स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन, हाउ इट इज रिलेटेड टू द स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन। देखिए इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा ना, हमें 4 एग्जांपल्स लेने हैं साइक्लोएल्केन के। जैसे मैं 4 एग्जांपल्स में से साइक्लोप्रोपेन ले लेता हूँ, साइक्लोब्यूटेन ले लेता हूँ, साइक्लोपेंटेन ले लेता हूँ और साइक्लोहेक्सेन ले लेता हूँ। सबके स्ट्रक्चर्स पहले यहाँ पे बनाते हैं, फिर समझते हैं कि कैसे ये स्टेबिलिटी से रिलेटेड है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं इन चारों के। 1 2 3 and last one is साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, सबका नाम लिख लेते हैं। साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन, दूसरा है हमारा साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। नेक्स्ट है साइक्लोपेंटेन, लास्ट वन इज साइक्लोहेक्सेन। देखिए सबसे कम स्टेबल हमारा साइक्लोप्रोपेन होता है, उससे ज़्यादा स्टेबल हमारा साइक्लोप्रोपेन से ज़्यादा स्टेबल हमारा साइक्लोब्यूटेन होता है, साइक्लोब्यूटेन से ज़्यादा स्टेबल साइक्लोपेंटेन होता है और सबसे ज़्यादा स्टेबल साइक्लोहेक्सेन होता है। अब हम बात करते हैं कि ये जो स्टेबिलिटी होती है वो किस चीज़ की वजह से होती है। देखिए एक्चुअली होता क्या है ना कि जो हमारा साइक्लोप्रोपेन होता है इनके पास सबसे ज़्यादा रिंग स्ट्रीम होता है। साइक्लोप्रोपेन के पास सबसे ज़्यादा रिंग स्ट्रीम होता है, उससे कम रिंग स्ट्रीम। समझ लीजिए, स्पेलिंग लिख देता हूँ, रिंग स्ट्रीम। रिंग स्ट्रीम के बारे में भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि रिंग स्ट्रीम क्या होता है। तो देखिए सबसे
ज़्यादा रिंग स्ट्रीम साइक्लोप्रोपेन में पाया जाता है, उससे कम रिंग स्ट्रीम साइक्लोब्यूटेन में होता है, उससे कम रिंग स्ट्रीम हमारा साइक्लोपेंटेन में होता है, और सबसे ज़्यादा जो रिंग स्ट्रीम सबसे कम जो रिंग स्ट्रीम होता है वो साइक्लोहेक्सेन में होता है। ठीक है। और इनफैक्ट अगर हम लोग अपने बुक में देखें, टेक्स्ट बुक में, तो हम लोग ये देखेंगे कि जो हीट कंबसन होता है पर CH2 मॉलिक्यूल, उसके ऊपर निर्भर करती है स्टेबिलिटी, या फिर उसके ऊपर निर्भर करता है रिएक्टिविटी। तो देखिए जो स्टेबिलिटी होती है वो सबसे पर CH2 मॉलिक्यूल जो हीट ऑफ कंबसन होता है वो सबसे ज़्यादा हमारे साइक्लोप्रोपेन में होता है। मैं टोटल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ एक CH2 मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ। एक CH2 मॉलिक्यूल पर CH2 मॉलिक्यूल हीट ऑफ कंबसन की बात कर रहा हूँ। तो पर CH2 मॉलिक्यूल हीट ऑफ कंबसन साइक्लोप्रोपेन के पास जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, उससे थोड़ा कम साइक्लोब्यूटेन के पास होता है, उससे थोड़ा कम साइक्लोपेंटेन के पास होता है, और सबसे कम हीट ऑफ कंबसन हमारा साइक्लोहेक्सेन के पास होता है। ठीक है। तो इसलिए साइक्लोहेक्सेन क्या होता है, सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो साइक्लोहेक्सेन सबसे ज़्यादा स्टेबल इसलिए होता है, पहला चीज़ कि इसके पास सबसे कम रिंग स्ट्रीम होता है, और साथ में हीट ऑफ कंबसन भी इसका सबसे कम होता है, जिसकी वजह से साइक्लोहेक्सेन सबसे ज़्यादा स्टेबल माना जाता है। इसके बाद फिर अगर हम लोग देखें, अब हम लोग डिस्कस सबसे पहले ये कर लेते हैं कि किसके पास हीट ऑफ कंबसन कितना होता है। तो सबसे ज़्यादा हीट ऑफ कंबसन किसके पास है, साइक्लोप्रोपेन के पास, यानी कि 697 किलो जूल पर मोल होता है। 697 किलो जूल पर मोल सबसे ज़्यादा हमारा साइक्लोप्रोपेन के पास होता है। इसके बाद है हमारा 680 किलो जूल पर मोल, उससे थोड़ा कम होता है। उसके बाद हीट ऑफ कंबसन साइक्लोपेंटेन के पास 658 किलो जूल पर मोल होता है, किलो जूल पर मोल होता है। और सबसे कम हीट ऑफ कंबसन होता है साइक्लोहेक्सेन का, जो है 653 किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। ओके। तो देखिए फिर उसके बाद आगे देखते हैं। तब तक आप लोग इसको लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे स्टेबिलिटी के बारे में। तो देखिए जो हीट ऑफ कंबसन है वो साइक्लोहेक्सेन के पास सबसे कम है, इसलिए साइक्लोहेक्सेन के पास रिंग स्ट्रीम सबसे कम होगा, और सबसे ज़्यादा जो हीट ऑफ कंबसन है वो है हमारा पर CH2 मॉलिक्यूल, वो साइक्लोप्रोपेन के पास है, जिसकी वजह से इसके पास रिंग स्ट्रीम सबसे ज़्यादा होती है। इसके बाद फिर देखते हैं हम लोग, एक्चुअली देखिए अब होता क्या है ना कि इसके पास एनर्जी सबसे ज़्यादा है, हीट ऑफ कंबसन सबसे ज़्यादा है, मतलब कि जो साइक्लोप्रोपेन है इसके पास एनर्जी सबसे ज़्यादा है। और जब हम हाइड्रोजन गैस के साथ साइक्लोप्रोपेन को रिएक्ट कराते हैं तो ये बड़े आसानी से हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करके ये साइक्लोप्रोपेन जो है ना वो साइक्लिक स्ट्रक्चर से चेन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। यानी कि जैसे हमारा जो साइक्लोप्रोपेन है इसका फार्मूला होता है C3H6, लेकिन जैसे ही हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है इसका फार्मूला बन जाता है, हाइड्रोजन गैस के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, इसका फार्मूला बन जाएगा, यानी कि ये चेन स्ट्रक्चर में आ गया, ये जो हमारा रिंग है वो टूट जाता है, और जब रिंग टूट जाता है तो ये आ जाता है C3H8 में। यानी कि जो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होती है वो साइक्लोहेक्सेन की होती है, और सबसे कम स्टेबिलिटी किसकी होती है, साइक्लोप्रोपेन की होती है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा साइक्लोएल्केन की स्टेबिलिटी के बारे में, कि किस तरीके से साइक्लोहेक्सेन की स्टेबिलिटी रिलेटेड है। बाकी तो सब हो गया। तो चलिए फिर अगले नए टॉपिक पे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।